वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है अक्षय गुरुकुल। तो आज हम जो हमारा इन्वायरमेंटल साइंस का सब्जेक्ट है उसकी हम थर्ड यूनिट कंप्लीट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। प्राकृतिक संसाधन वह संसाधन होते हैं जो हमें पर्यावरण से मिलते हैं। ठीक है। अब प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन होते हैं जो भी चीज़ हमें पर्यावरण से मिलती है वो प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आती है। जैसे जल हो गया, वायु हो गई, भूमि हो गया, ये सब हमारे प्राकृतिक संसाधन के स्रोत हैं। अब देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधन की परिभाषा क्या होती है। प्राकृतिक संसाधन वह संसाधन है जो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर उपलब्ध होते हैं और जिन्हें मानव द्वारा उपयोग में लाया जा सकता है। ये संसाधन पृथ्वी की सतह, वायुमंडल, जल और जीव जंतु से प्राप्त होते हैं। अब हम देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधन के जो घटक है ना, मतलब वो किन किन रूप में या फिर वो क्या क्या हो सकते हैं वो देखते हैं। प्राकृतिक संसाधन के घटक, सबसे पहला होता है हमारा जल संसाधन। जो हमें जल मिलता है वो भी तो हमें प्राकृतिक रूप से ही मिलता है। तो जल संसाधन में नदियाँ, झीलें, समुद्र, भूमिगत जल और वायुमंडलीय जल शामिल होता है। ठीक है। सेकंड है हमारा भूमि संसाधन। अब जो भूमि होती है वो भी तो हमें प्राकृतिक रूप से ही मिलती है। तो इसमें भूमि संसाधन में कृषि भूमि, वनस्पति भूमि, चराई भूमि और अन्य प्रकार की भूमि शामिल होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो कृषि करने लायक भूमि होती है वो भी हमें प्राकृतिक से मिलती है। ठीक है। वनस्पति भूमि जिस पे जंगल ये सब होते हैं, ये भूमि भी हमें प्रकृति से मिलती है। चराई भूमि, चराई का मतलब ये होती है जो जानवरों के लिए चराने लायक भूमि होती है ना, जिस पर हरी हरी घासें होती है, वो चराई भूमि होती है, वो भी हमें प्रकृति से ही मिलती है। और अन्य प्रकार की भूमियाँ, ठीक है, यह भी हमें प्रकृति से ही मिलती है। थर्ड है हमारा वनस्पति भूमि। ठीक है, या फिर वनस्पति संसाधन। वनस्पति संसाधन में पेड़ पौधे, जंगल, घास के मैदान और अन्य प्रकार की वनस्पतियाँ शामिल होती है। अब जो वनस्पति होती है हमें, जितने भी जंगल होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ये सभी हमें प्रकृति से ही मिलते हैं। तो ये भी प्राकृतिक संसाधन ही होते हैं। फोर्थ है हमारा जीव जंतु संसाधन। जीव जंतु संसाधन में पालतू जानवर, शिकारी जानवर, मछली और अन्य प्रकार के जीव जंतु शामिल हैं। ये जो जीव जंतु होते हैं ये भी हमें प्राकृतिक रूप से ही मिलते हैं, प्रकृति से ही मिलते हैं। ठीक है। फिफ्थ है हमारा खनिज। खनिज से मतलब है जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं ना, उनको हम खनिज कहते हैं, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो या फिर लिक्विड फॉर्म में हो। खनिज संसाधन में कोयला, लोहा, तांबा, सोना और अन्य प्रकार के खनिज शामिल होते हैं। ठीक है। सिक्स्थ है हमारा वायुमंडलीय संसाधन। अब जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा स्पेस है, जो हमारा वातावरण है, ठीक है, वो भी हमें प्राकृतिक रूप से ही मिला है। वायुमंडलीय संसाधन में वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अन्य प्रकार के वायुमंडलीय गैस शामिल हैं। इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग मानव द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि खाद्य उत्पादन, ऊर्जा उत्पादन, निर्माण सामग्री और अन्य उद्योग में। कहने का मतलब यह है कि वायुमंडल में जितनी भी गैसेज है ना, वो में प्राकृतिक रूप से हुई हैं। वो बात अलग है कि अब मानव CFC जैसी गैसेज का निर्माण कर रहा है जो एक कृत्रिम रूप है, लेकिन जो पहले से वायुमंडल में मौजूद गैसेज है ना, वो में प्राकृतिक रूप से ही मिली है, जिसमें ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है। ठीक है। जिनका प्रयोग मानव ना खाद्य, मतलब खाने से संबंधित चीज़ों को उगाने में, उनका उत्पादन करने में प्रयोग में लाता है। ठीक है। अब जैसे मानव एक खेत में जुताई करता है और उसमें बीज बोता है, तो जब वो बीज उगता है ना, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। सूर्य की जो किरण होती है, जो एनर्जी होती है, वो भी शामिल होती है। और जो मिट्टी में पोषक तत्व होते हैं वो भी शामिल होते हैं। ठीक है। और जब वो फोटोसिंथेसिस करता है, जो अपने भोजन बनाने की प्रक्रिया करते हैं, उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, जो हमारे वातावरण में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि मृदा निम्नीकरण और मृदा अपरदन। ठीक है। मृदा निम्नीकरण मतलब नाम से आपको थोड़ा क्लियर होगा, निम्नीकरण मतलब निर्माण होना। तो मृदा का निर्माण हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। और मृदा अपरदन मतलब जब मिट्टी कट जाती है ना, और अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ जाती है, फिर बह जाती है, तो वही प्रक्रिया हमारी मृदा अपरदन कहलाती है। तो आइए पढ़ते हैं मृदा निम्नीकरण और मृदा अपरदन।
दो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं जो मृदा के साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मृदा निम्नीकरण, जिसको सॉइल फॉर्मेशन कहते हैं। मृदा निम्नीकरण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें मृदा का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया तब होती है जब चट्टानें और अन्य प्रकार के पदार्थ टूटकर मृदा में बदल जाते हैं। मृदा निम्नीकरण में कई कारक शामिल होते हैं, जैसे कि जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु और मानव गतिविधियाँ। मृदा निम्नीकरण के परिणाम स्वरूप मृदा का निर्माण होता है, जो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है और जीवन को समर्थन प्रदान करता है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि कोई पहाड़ है, ठीक है। जब भूकंप आता है तो उस पहाड़ पे से ना बड़ी बड़ी चट्टानें टूट कर गिरती हैं, ठीक है। और जब वो लुढ़कती लुढ़कती नीचे तक आती है ना, जब वो एक फोर्स के साथ नीचे ज़मीन से टकराती हैं, तो वो काफ़ी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। अब जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है ना, तो इस हद तक चूर हो जाती है कि उनसे ना मिट्टियों का निर्माण होता है। मतलब चट्टानों के टूटने से ही मिट्टियों का निर्माण होता है, ठीक है। और बाकी जो मानव निर्मित चीज़ें होती हैं या फिर जो मानव की गतिविधियाँ होती हैं, जैसे सुरंगें खोदना हो गया, ठीक है, खनन करना हो गया, इनसे भी जो चट्टानें होती है ना वो टूटती हैं और टूट कर ना मिट्टी का निर्माण करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन एक प्रक्रिया है जिसमें मृदा का नुकसान होता है। यह प्रक्रिया तब होती है जब मृदा को जल, हवा या अन्य प्रकार के बलों द्वारा हटाया जाता है। मृदा अपरदन के परिणाम स्वरूप मृदा का नुकसान होता है, जो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को हटा देता है और जीवन को खतरा पहुंचाता है। मृदा अपरदन के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि वनस्पति की कमी, जलवायु परिवर्तन और मानव गतिविधियाँ। कहने का मतलब ये है कि मिट्टी के कटाव या बहाव को ही मृदा अपरदन कहते हैं, ठीक है। मतलब मान लीजिए एक खेत है, ठीक है, उसमें फसल उगी पड़ी है। अब जो वो फसल उगी हुई है वो मृदा की सहायता से ही उगी हुई है, क्योंकि मृदा में जो पोषक तत्व हैं उनको ही ग्रहण करके फसल उगी है। अब उस इलाके में ना जहाँ पर फसल उगी हुई है वहाँ पे बाढ़ आ जाती है। अब जब बाढ़ आती है, पानी अपने साथ ना काफ़ी सारी मिट्टी को बहा के ले जाता है। अब जब अगली बार फसल उगेगी उसको मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वहाँ पे जब बाढ़ आई थी उसके कारण तो मिट्टी बची ही नहीं है और ना उसमें पोषक तत्व बचे हैं, तो उस फसल को उगने में ना काफ़ी नुकसान होगा और काफ़ी मुश्किल होगी। तो यही हमारी मृदा अपरदन कहलाती है। अब इन दोनों क्रियाओं के बीच ना एक अंतर देख लेते हैं, ठीक है। मृदा निम्नीकरण और मृदा अपरदन में मुख्य अंतर है कि मृदा निम्नीकरण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें मृदा का निर्माण होता है, जबकि मृदा अपरदन एक प्रक्रिया है जिसमें मृदा का नुकसान होता है। मृदा निम्नीकरण पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है और जीवन को सार्थक प्रदान करता है, जबकि मृदा अपरदन पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को हटा देता है और जीवन को खतरा पहुंचाता है। हमने ऊपर पढ़ा ना कि मृदा निम्नीकरण प्राकृतिक रूप से होती है और जो मृदा अपरदन होती है वही प्राकृतिक रूप से होती है, लेकिन जो मिट्टी में पोषक तत्व होते हैं उनको मृदा अपरदन हटाने का काम करती है। और जो मृदा निम्नीकरण होता है वो मिट्टी का ही निर्माण करने का कार्य करती है, ठीक है। तो ये इनमें मुख्य अंतर थे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है या फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जल संसाधन। पृथ्वी के लगभग 71% भूभाग पर जल का विस्तार है, जिसके अंतर्गत महासागर, सागर, झीलें, नदियाँ, ग्लेशियर इत्यादि सम्मिलित हैं। यह मनुष्य, जीव जंतुओं, पादपों के जीवन उपयोगी एवं मूलभूत आवश्यकता का एक प्रमुख प्राकृतिक संसाधन है। आपको पता है कि जल हमारे लिए अभी कितना इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए नहीं बाकी जो जीव जंतु हैं उनके लिए भी कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जो जल है ना, जो जल संसाधन है उसके प्रमुख दो रूप हैं, ठीक है। जल संसाधन के दो प्रमुख स्रोत हैं, जो स्रोत हैं वो दो प्रकार के हैं। सबसे पहले हमारा जो टाइप है वो है धरातलीय जल। धरातलीय जल वह जल होता है जो पृथ्वी की सतह पर पाया जाता है, जिसके प्रमुख उदाहरण नदियाँ, झीलें, नहर, तालाब आदि हैं। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा धरातलीय जल मतलब जो जल पृथ्वी की सतह पर उपलब्ध होता है ना वही धरातलीय जल कहलाता है, ठीक है। सेकंड है हमारा भूमिगत जल।
भूमिगत जल, इससे भी आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा, भूमि के अंदर का जल भूमिगत जल कहलाता है। आपने देखा होगा जितने भी बोरवेल होते हैं, जितने भी हैंडपम्प के लिए खुदाई होती है, वो किस लिए होती है? वो इसलिए होती है जो भूमि के अंदर का जल है, जो भूमिगत जल है, उसको बाहर लाने के लिए वो खुदाई करी जाती है, वो बोरवेल डाले जाते हैं। भूमिगत जल से अभिप्राय वह पानी जो चट्टानों और मिशन के माध्यम से रिसकर धरातल की निचली सतह पर भंडारित हो जाता है। मतलब जो जल पहले भूमि की सतह पर होता है ना, वो धीरे धीरे ना रिसकर, मिट्टी के अंदर से रिसकर या फिर जितने भी गटर होते हैं उनके माध्यम से जब वो ज़मीन के अंदर नीचे चट्टानों में चला जाता है, वही धरातलीय जल कहलाता है। जिन चट्टानों में यह जल संग्रहित होता है उन्हें जलीय चट्टानी परत कहते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा जो टॉपिक है वो है बाढ़। बाढ़ एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसमें अत्यधिक वर्षा होने से नदियों की अपवाह क्षमता अत्यधिक हो जाती है तथा वह अपने तट बांधों को पार कर आसपास के क्षेत्रों को जलमग्न कर देती हैं, जिसके कारण निचले क्षेत्र पानी से घिर जाते हैं। जल का स्तर बढ़ना, आबादी को नुकसान पहुंचाना, फिर कृषि भूमि का डूब जाना बाढ़ के प्रभाव की श्रेणी में आता है। बाढ़ तो आपको पता ही है कि जब जल का स्तर काफ़ी बढ़ जाता है किसी एक क्षेत्र में, वही बाढ़ कहलाती है। बाढ़ मुख्यतः जब आती है जब अत्यधिक वर्षा हो जाती है, तभी बाढ़ आती है, या फिर अगर किसी डैम का खुल जाना हो तब बाढ़ आती है। ठीक है, भारत के अपने पड़ोसी राज्यों के साथ कुछ प्रमुख जल नदियाँ विवाद। अब क्या होता है कि एक नदी है, वो किसी एक राज्य से निकलकर उसी राज्य में तो समाप्त नहीं होगी, वो अन्य राज्यों में भी जाएगी, क्योंकि जल को रोका तो जा नहीं सकता। तो क्या होता है कि जब कोई नदी किसी एक राज्य से निकलकर दूसरे राज्य में बहती है या वहाँ पर जाकर समाप्त होती है, तो उन राज्यों के बीच ना मतभेद देखने को मिलता है। मतलब उस नदी के जल को प्रयोग करने के ऊपर या फिर उस जल के अधिकार के ऊपर विवाद देखने को मिलता है, जो जल नदी विवाद कहलाता है। जब एक नदी किन्हीं दो राज्यों या देशों के बीच से होकर गुजरती है तो उस नदी पर उन दोनों राज्यों या देशों का अधिकार हो जाता है, जिसके कारण उनके बीच मतभेद या विवाद देखने को मिलता है। यही जल नदी विवाद कहलाया जाता है। अब सबसे पहले जो जल नदी विवाद है वो होता है यमुना जल विवाद। मतलब जो यमुना नदी है उसके ऊपर जल विवाद देखने को मिलता है। यह विवाद उत्तर प्रदेश व दिल्ली, हरियाणा के मध्य से गुजरने वाली यमुना नदी के कारण एक जल नदी विवाद है। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि जल नदी विवाद होता क्या है, तो यही है कि एक नदी के अधिकार के ऊपर या फिर उसके जल के उपयोग के ऊपर, कि हमें इस नदी के जल का पानी ज़्यादा मिलना चाहिए, या फिर दूसरा राज्य मांग करता है कि नहीं, ये नदी हमारे राज्य में से निकलती है तो इस नदी का जो जल है वो हमें ज़्यादा मिलना चाहिए, तो इनके कारण ये विवाद देखने को मिलता है। दूसरा हमारा है कृष्णा जल नदी विवाद। यह विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व महाराष्ट्र के मध्य बहने वाली कृष्णा नदी के ऊपर देखने को मिलता है। थर्ड है हमारा कावेरी जल विवाद। यह विवाद कर्नाटक, तमिलनाडु व केरल के मध्य बहने वाली कावेरी नदी के कारण एक जल नदी विवाद है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन पृथ्वी पर सभी उपलब्ध संसाधनों को उपलब्ध मानते हुए ऊर्जा उत्पादन की अनुमानित प्रक्रिया है। कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी पर जितने भी संसाधन उपलब्ध है ना, उन संसाधनों से ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया ही ऊर्जा संसाधन कहलाती है। तो इसके भी टाइप होते हैं। तो जो ऊर्जा स्रोतों का वर्गीकरण किया गया ना, जो संसाधनों का वर्गीकरण करा गया, वो दो पैमाने पर किया गया है। ठीक है, एक तो होता है परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ठीक है, दूसरे होते हैं नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो आइए अब इनको बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है हमारा परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ना ऊर्जा के वो स्रोत आते हैं जो प्राकृतिक तो होते हैं और जिनका ना उपयोग काफ़ी लंबे टाइम से किया जा रहा होता है। जैसे पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, ये में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है और इनका जो उपयोग है ना वो काफ़ी लंबे समय से किया जा रहा है। ये वह स्रोत होते हैं जो सदियों से उपयोग में लाए जा रहे होते हैं और जिनका उपयोग आमतौर पर बड़े पैमाने पर किया जाता है। इनमें मुख्य
से जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस शामिल हैं। यह स्रोत सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं और इनके जलने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसें निकलती हैं, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक होती हैं। ठीक है। और ये जो परंपरागत या फिर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत होते हैं ना, इनका दोबारा निर्माण नहीं किया जा सकता। अगर आपने इनको एक बार यूज़ कर लिया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसों में परिवर्तित होकर वायुमंडल में चले आएंगे, लेकिन आप इनको ना दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते। सेकंड है हमारा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत वह स्रोत होते हैं जो आधुनिक तकनीकों के माध्यम से विकसित किए गए हैं और ये पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की तुलना में अधिक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। इनमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और बायोमास शामिल हैं। यह स्रोत नवीकरणीय होते हैं, अर्थात इनका पुनः उपयोग किया जा सकता है और ये पर्यावरण पर कम नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। जो हमारे परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, उनको तो हम एक ही बार यूज़ कर सकते थे और उनके उपयोग से काफ़ी हानिकारक गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती थी, जो वायुमंडल को काफ़ी नुकसान पहुंचाती थी, मतलब वातावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचाती थी। लेकिन जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है ना, ये वह ऊर्जा स्रोत होते हैं जिनका उपयोग ना हम एक बार के अलावा काफ़ी बार कर सकते हैं और जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जिसमें सौर ऊर्जा हो गई, वायुमंडल हो गया, इनके द्वारा ही हम इनका निर्माण कर सकते हैं। ठीक है। जैसे सौर ऊर्जा हो गई, अब सूर्य की किरणों से हम सौर ऊर्जा बना सकते हैं। जैसे आपके घरों में या आपने अपने स्कूलों की छतों पे देखा होगा कि जो सोलार पैनल लगे होते हैं, वो प्राकृतिक या फिर गैर ऊर्जा स्रोत ही होते हैं। वो क्या काम करते हैं कि जितने भी सूर्य से आने वाली किरणें होती है ना, वो उनको एकत्रित करके ना उनसे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, जिनका प्रयोग हम एक बार के अलावा काफ़ी बार कर सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार परंपरागत ऊर्जा स्रोत सीमित और प्रदूषणकारी होते हैं, जबकि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय और पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। ठीक है, मतलब ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। सेकंड जो हमारा स्रोत का टाइप था वो था नवीनीकरण तथा अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोत। अब देखते हैं कि नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं। यह ऐसे ऊर्जा स्रोत हैं जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से लगातार पुनः उत्पन्न होते हैं, जैसे कि सूर्य, पवन, जल और जैविक सामग्री। इनका उपयोग करने से पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव कम होता है और ये लंबे समय तक उपलब्ध रहते हैं। उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है और इसे हर दिन पुनः प्राप्त किया जा सकता है। मतलब इससे ये पता चलता है कि जो नवीकरणीय संसाधन है ना, उनका प्रयोग हम बार बार कर सकते हैं और ये मानव निर्मित रूप से बनाए जा सकते हैं और इनका जो प्रयोग होता है ना, वो काफ़ी लंबे समय तक किया जा सकता है। मतलब जब तक प्राकृतिक संसाधन जैसे सौर ऊर्जा उपलब्ध है, तब तक हम इनका प्रयोग कर सकते हैं और ये जो वायुवरण है ना, उन पे नकारात्मक प्रभाव नहीं डालते। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस को ये पैदा नहीं करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे वातावरण के लिए काफ़ी हानिकारक होती हैं। लेकिन इन जो नवीकरणीय संसाधन होता है, इनसे ऐसी गैसेस का निर्माण नहीं होता। ठीक है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव होती है हमारे वातावरण के लिए। सेकंड आती है हमारी अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। ये ऐसे ऊर्जा स्रोत हैं जो सीमित मात्रा में होते हैं और एक बार उपयोग करने पर समाप्त हो जाते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। इनका उपयोग करने से वातावरण में प्रदूषण बढ़ता है और ये स्रोत अंततः समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार नवीकरण ऊर्जा स्रोत का लाभ यह है कि वह सतत और पर्यावरण के अनुकूल हैं, जबकि अनवीकरण ऊर्जा स्रोत सीमित और प्रदूषणकारी होते हैं। नवीकरण ऊर्जा स्रोत हमने पढ़े कि जैसे सूर्य हो गए, सूर्य कभी समाप्त नहीं होता और ये एक प्राकृतिक संसाधन है। पवन भी हमारी प्राकृतिक संसाधन है ना, ये भी कभी समाप्त हो सकती, पृथ्वी पर तो नहीं हो सकती। जल है, जल तो अभी एक प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन अभी जिस तरह से हालात चल रहे हैं, कई जगहों पे जल की काफ़ी किल्लत देखने को मिलती है। ठीक है, और अनवीकरण ऊर्जा स्रोत हैं, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई। ये जो संसाधन है, इनमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त तो हो रहे हैं, लेकिन निश्चित नहीं है कि हमें कब तक प्राप्त होंगे। जिस हिसाब से इनका भी प्रयोग हो रहा है और जिस हिसाब से इनका भी दुरुपयोग भी हो रहा है, ये देखने को पता चलता है कि
जो अनवनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है ना, वो बहुत जल्द समाप्त हो जाएंगे अगर इनका सही से उपयोग नहीं किया गया तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसमें वीडियो में के अंत में अपना एक कमेंट ज़रूर डालना कि मैं इस वीडियो में और इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।